अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने थर्ड वीक का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने पुराना काम जो है सब क्लियर कर लिया होगा अभी तक, और ताकि कंटिन्यूटी रहे। हमारे फिज़िक्स हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अगर साथ साथ नहीं चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पहले ही बताया, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स ज़्यादा तवील और मुश्किल है। अच्छा, ये हमारा डिस्क्लेमर है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एब्सोलूट वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इसकी रिलेटिव एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हम पहले कर चुके हैं कैलकुलेट। तो ये रहती थी एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान रिलेशन भी हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस भी डिस्कस करनी है, जो कि हमारे 11.8 का ही जो है वो हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। अच्छा, तो सबसे पहले पुराना रिलेशन जो है ये हमने पहले से एस्टेब्लिश किया हुआ है, और डेल्टा वी जो है बराबर डेल्टा यू बाई क्यू के, या वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज के। ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये रिलेटिव फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो जगहों के दरमियान का पोटेंशियल बता रहा है। तो ये मुमकिन है कि अगर आप एक ही पॉइंट पे स्पेस में कई सारे पॉइंट्स से आएँ, अगर स्पेस में एक ही पॉइंट से कई सारे पॉइंट से आएँ, तो फिर आपको एक ही जगह स्पेस में मुख्तलिफ वैल्यूज हैं वो मिल जाएँ पोटेंशियल की। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये रिलेटिव पोटेंशियल की जो है वो बात हो रही है। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? ये जो है इट इज़, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो कि कोई एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपको चार्ज मूव करने में एक्सपीरियंस करती है। इस तरह से कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपको याद होगा कि हम जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी हम एक्सीलरेटिंग चार्ज जो है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सीलरेटिंग चार्ज जो है एक्सीलरेटिंग मास के कंट्रास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उसके साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाती हैं, कई तरह की एनर्जीज आ जाती हैं। फ़िलहाल वो हम अपने इस पहले चैप्टर में उनको डिस्कस नहीं करना चाह रहे। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम एट सम पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द चार्ज। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो ज़ीरो। जब पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो इन्फिनिट फासले पे चार्ज से पोटेंशियल ज़ीरो है। इसका मतलब है कि वहाँ पे फोर्स भी जो है वो ज़ीरो है। तो इस कैलकुलेशन के लिए, एम्पेरिकल वैल्यू के लिए, हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ फिगर में ब्लू से, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, तो उसकी फील्ड में आप जो है किसी स्मॉल क्यू चार्ज को मूव करना चाह रहे हैं और ए से लेके बी तक आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जैसे जैसे करीब आएंगे चार्ज के, तो इट विल इंक्रीज एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वर्स रिलेशन है विद द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे करीब आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों जो हैं दे वुड ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन जो है हमारी इक्वेशन के अंदर इफेक्ट ना डाले। हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको बहुत बेबी स्टेप्स में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के ज़रिए, हर एक का मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसमें से हर एक का मैग्नीट्यूड है डेल्टा आर, उसके ज़रिए लेके आएंगे। एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतनी छोटी है कि आप उसमें एसेंशियली मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट रिमेंस कांस्टेंट। बहुत गैर मामूली छोटी डिस्प्लेसमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रेंडर्ड टू बी कांस्टेंट। अच्छा, और जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं चार्ज की मूवमेंट के लिए अगेंस्ट द फील्ड, ये फोर्स जो है ऑब्वियसली इट शुड बी इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू ई। ये हमने पहले पढ़ा चैप्टर के शुरू में कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू चार्ज पे ई फील्ड में होती है दैट इज क्यू ई। तो आप एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो चार्ज बगैर एक्सीलरेट किए मूव करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो अपना न्यूमेरिकल वर्क शुरू करते हैं। प्रॉब्लम
अगर हम जो है पिछले फिगर में जैसे दिखाया होता, अगर हम R1 से R2 की तरफ जाएंगे, R2 इज मोर क्लोजर टू चार्ज देन R1, तो उसके लिए ऑब्वियसली वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क डन जो है करना पड़ेगा अब एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी D। तो फोर्स जो है हम यहाँ पे न्यूमेरिकली बराबर है QE के, डिस्प्लेसमेंट हमने कहा कि एक स्टेप में डेल्टा आर है, और जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ 180, इसलिए कि जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कैपिटल Q चार्ज की तरफ कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जो हमने पहले इस्टेब्लिश की हुई है KQ/R², वो हम यहाँ पे डाल ली, और स्मॉल Q चार्ज अपनी जगह मौजूद है। डेल्टा R जो है उसकी वैल्यू है फाइनल से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की तरफ R2 माइनस R1, और cos 180 की वैल्यू जैसे हमें पता है कि इट इज -1। अच्छा, तो वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी कि क्या बनी, इससे पहले कि आगे चलें जो हमें एक और चीज़ इस्टेब्लिश करनी है कि R जो है जो मिड पॉइंट है किसी भी सेगमेंट का, मसलन जो जिसके किनारे R1 R2 से डिफाइन हो रहे हैं, तो R में और R1 R2 में जो रिलेशन है इनका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर रहा है एज R² इज इक्वल टू R1 R2। जो रिलेशन है दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर रहा है, यहाँ मैंने राइट पे जो है लिखा हुआ है, तो R² मस्ट बी इक्वल टू R1 R2। R क्या चीज़ है, सेगमेंट का जो है मिड पॉइंट का फासला है, अगर ये है R1 ये है R2, तो इनके जो मिड पॉइंट है उसका फासला जो है वो है R। तो मिड पॉइंट जो है उसका रिलेशन अपने एंड्स के साथ हमेशा ये होता है R² इक्वल्स R1 R2। तो जो हमारा रिलेशन है वर्क का उसमें जहाँ R² लिखा था नीचे वहाँ पे हमने R1 R2 डाला, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर गया तो R2 माइनस R1 चेंज होके हो गया R1 माइनस R2, और बाकी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। तो इसके साथ जो है डिवाइड करने से R1 डिवाइड बाई R1 R2 क्या आ जाएगा, पहले टर्म में R2 कटेगा, दूसरे में R1 कटेगा, तो ये हमारे पास ये बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। वर्क डन क्या है, इन गोइंग फ्रॉम सेगमेंट 1 टू सेगमेंट 2, पोजिशन वेक्टर 1 से 2 की तरफ जाने में जो नेट वर्क है इट इज़ Q कैपिटल स्मॉल q 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये जो है ये हमारा बुनियादी इसमें स्टेप था इस आर्टिकल में, इस डेरिवेशन के अंदर। अगर ये हो जाएगा तो फिर इसको जनरलाइज करना बाकी सेगमेंट्स तक के लिए वो आसान हो जाएगा। अगर 1 से 2 ये है तो फिर जो है बाकी सेगमेंट्स का जो वर्क है यानी कि 2 से 3 जाने में, 3 से 4 जाने में वो कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में। ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है 2 से 3 का वर्क, उससे सीधा सीधा आपसे 1/R2 माइनस 1/R3 आ गया। 3 से 4 का वर्क, यहाँ 1/R3 माइनस 1/R4 आ गया। इसी तरह से n से लेके n-1 से n तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है ये कितना होगा, n-1 क्या है, सेकंड लास्ट सेगमेंट है, n जो है लास्ट सेगमेंट है। यहाँ n-1 से n तक जाने में जो वर्क हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया हुआ राइट साइड पे Rn-1 Rn। तो ये है हर सेगमेंट में आपने जो है इंडिविजुअली वर्क कैलकुलेट कर लिया है। वर्क अगर हमें याद हो तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हमें कुल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करना है तो ये बहुत आसान है, इसकी स्केलर नेचर की वजह से आप सिंपली जो है वो पूरा वर्क लेके अगर हम ऐड कर लेंगे तो आपके साथ जो है वो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये देखें जो पहले वाली चीज़ है ये जो है दिस इज़ कांस्टेंट, ये हर टर्म में मौजूद थी जिसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी जितना कुछ ब्रैकेट्स के अंदर था वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1/R1 और 1/Rn को छोड़ के बाकी जो हैं वो सारे टर्म्स हैं दे वुड कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो चीज़ बच रही है से पहली और आखिरी टर्म बच रही हैं 1/Rn माइनस 1/Rn, बाकी सब टर्म जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। ये आपके पास कुल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया चार्ज को डिस्प्लेस करने में फ्रॉम R1 टू Rn। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम अलाउ करें कि R1 अगर आपको याद हो फार्दर पॉइंट था, दूर वाली जगह थी, अगर हम जो है एब्सोलूट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, एब्सोलूट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए
R1 को अगर हम ले जाएं इन्फिनिटी पे, तो R1 को इन्फिनिटी में ले जाने का मतलब ये होगा कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमें पता है कि इट वुड बी इक्वल टू 0। तो 1 ओवर इन्फिनिटी Rn की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आपके पास सिर्फ 1 ओवर Rn बचेगा। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वर्क जो है या टोटल वर्क जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है R की एक वैल्यू के ऊपर। तो ये वर्क जो है आपको पता है मैंने कई दफ़ा बताया भी है कि वर्क डन जो है इट इज़ ट्रांजिएंट क्वांटिटी। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, ट्रांजिएंट एनर्जी का क्या मतलब है कि ये जो है ये किसी भी बॉडी में वर्क की शक्ल में महफूज नहीं रह सकता, इट हैज़ टू चेंज इट्स शेप। तो जो केस हमने पढ़ा है उस शक्ल में ये वर्क महफूज हो जाएगा इन द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क जो है इन मूविंग चार्ज फ्रॉम R1 टू Rn जो है ये चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चल सकता है कि भाई कोई भी चार्ज जो है वो अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? वो आप सिंपली जो है अगर उसको ये देखेंगे, चार्ज को अगर हम जो है Rn पोजीशन से अगर छोड़ेंगे तो जितना भी हमने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में सामने आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे अगर हम किसी मास को लिफ्ट करें नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो भी आप जो है उसके अंदर छोड़ रहे हैं उसको जब रिलीज करेंगे ज़मीन की ग्रेविटी में नीचे की तरफ आएगा और जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो उसकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है और नीचे जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अच्छा, तो इसी तरह से यहाँ पे जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और जब आप चार्ज को रिलीज करेंगे तो वो किस फॉर्म में सामने आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एक बात हो गई है वर्क डन यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज भी अगर हम साथ ही कर लें, Rn में हम देखें कोई हमने शुरू से आखिर तक कोई कंडीशन नहीं दी कि Rn किस किस्म का डिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि Rn के लिए जो बात हमने कैलकुलेट की है वो हर फासले के लिए इट शुड बी ट्रू। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। हमारे सामने है u ऑफ r बराबर है, यानी कि जो वर्क डन हमने पीछे कैलकुलेट किया वो किसके बराबर है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये बराबर है q कैपिटल स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r। यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी इट इज, इसमें आप देखें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंप्लाई करते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल। तो अगर हमें याद हो तो हमारे दोनों चार्जेज हैं वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सिव पोटेंशियल ही होगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, अगर हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें स्मॉल q से, तो u ओवर r या w ओवर r, w ओवर q या u ओवर q जो है बाय डेफिनेशन इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, और राइट साइड जो है वैसी रहेगी, इसमें से स्मॉल q से एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट ए पॉइंट विच इज डिस्टेंट r फ्रॉम कैपिटल चार्ज q, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू ये आ रही है k क्यू बाय r या q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऑब्वियसली इसके यूनिट वही हैं जो कि हमने पहले पढ़े हुए यानी कि वोल्ट्स हैं। तो ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है कि हर पॉइंट पे स्पेस में एक सिंगल यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कर सकती है किसकी, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक पॉइंट पे दो डिफरेंट पोटेंशियल्स एक चार्ज की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपके पास एरे ऑफ चार्जेस हैं, कई सारे चार्जेस हैं, तो भी उनका जो सम है वो यहाँ पे आएगा और सिंगल पोटेंशियल ही जनरेट होगा किसी जगह पे, एक जगह पे एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोटेंशियल में फ़र्क जो है वो मैंने पिछले किसी स्लाइड में मेंशन किया है कि हम एज के से एनालॉजी लेके समझ सकते हैं आराम से। अगर आप जैसे क्लास के बच्चों की जो हैं पूछें एज, अगर आप वो रिलेटिव एज बचाएं तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से 6 महीने, साल, 2 साल का जो है बड़ा या छोटा है। तो यहाँ से आपको ये तो समझ आ रही है कि आपस में कितने बड़े छोटे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि असल वैल्यू क्या है उम्र की। असल वैल्यू को अगर किसी कोई अपनी उम्र बताएगा तो हमेशा 0 से बताएगा, यानी पैदाइश से बताएगा, और वो एक सिंगल वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव।
उसी तरह से यहाँ पे जो एब्सोलूट पोटेंशियल है हमारे पास, ये एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन पीछे जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू, ये तो सिंपली ये बता रहा था कि दो पॉइंट्स पे स्पेस में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक वर्क डन करेंगे तो वो कितना पर यूनिट चार्ज पड़ेगा। तो वो एक पॉइंट पे रिलेटिव पोटेंशियल कई हो सकते हैं, लेकिन एब्सोलूट पोटेंशियल जो है वो एक सिंगल वैल्यू ही एग्जिस्ट कर सकती है। आगे चलते हैं। हमारे सामने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यह आर्टिकल बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से है, लेकिन इसमें पहले इम्पॉर्टेंट लेकिन एक इस आर्टिकल से बिल्कुल अनरिलेटेड है कॉन्सेप्ट हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जो है ज़रूरी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है, तो जैसे नाम से समझ आ रहा है कि ऐसी सरफेसेस, ऐसे प्लेन जिनके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, बराबर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो जैसे मैंने बताया कि सेम वैल्यू रखती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बेशक वो उनको एक चार्ज जनरेट कर रहा हो या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो कई, लेकिन इनके स्पेस में वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक ही सिंगल शेप रखेगी। अगर हम देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे राइट साइड पे आपको यहाँ पे दिखाई हुई, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है अगर सिंगल पॉइंट चार्ज जो है जनरेट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं ये ब्लू डॉट्स की शक्ल में दिखाई हुई हैं। एक्सपेंडिंग सर्कल जो हैं जैसे जैसे आप चार्ज से दूर हो रहे हैं, तो क्योंकि आर बड़ा हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है गिर रही है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन में जो सिमेट्री है, होमोजेनिटी है, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो हैं वो किस फॉर्म में, वो जो है सरफेस की फॉर्म में। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप देखें 2 डायमेंशन में, तो ये जो सफ़ेद हैं ये रह जाते हैं सर्कल्स। हमें पता है कि 2 डायमेंशन में सफ़ेद का इंटरसेप्ट जो है इट इज़ अ सर्कल। तो और भी कुछ शेप्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, जैसे कुछ हम अगले स्लाइड में भी देख लेते हैं, जो कि आपका पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर रहा है। अच्छा, तो एक डायमेंशन में देखेंगे तो पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंशियल जो है सरफेस इक्विपोटेंशियल लाइन भी बन सकती है। और ऑब्वियसली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी दो जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन का पॉइंट पे दो डिफरेंट यूनिक वैल्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मुमकिन नहीं है। उसी तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो हैं या लाइंस कभी भी एक दूसरे को आपस में काट नहीं सकती। जैसे कि काटने का मतलब ये होगा कि एक ही पॉइंट पे या एक ही लाइन पे या एक ही सरफेस पे स्पेस में एक से ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली फिजिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ फिर से मैंने क्वेश्चन लिखी हुई है कि जैसे कि ये हमारी क्वेश्चन सजेस्ट कर रही है कि एक पॉइंट पे स्पेस में एक से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो और भी यहाँ पे हमने अपने पास एग्जांपल्स जो है रखी हुई दिखाई हुई इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। मसलन ये यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है दो लाइक चार्जेस की वजह से। आप देख रहे हैं किस तरह कॉम्प्लेक्स जो है वो फिगर होती जा रही है, हालांकि सिर्फ दो सिंगल पॉइंट चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है यहाँ पे वाइट आपको सर्कल्स में और वाइट लाइंस की शक्ल में दिखाया हुआ है। उसी तरह से राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो हैं अनलाइक चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से दिखाई हुई। यहाँ पे रेड डॉट से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो दिखाई हुई। तो देर ज़ाहिर है कि क्योंकि चार्जेस के इन्फिनिट कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में, इसका मतलब है कि उनकी वजह से जो पॉसिबल सरफेसेज हैं वो भी इन्फिनिट हैं। यहाँ पे तो हमने कुछ सिंपल सरफेसेज देखी एज एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। ज़ाहिर है इसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस और यूजेस हैं। अच्छा जी, हम अपना आखिरी हिस्सा जो है आर्टिकल का पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके ऊपर चलते हैं। अगर ये हमने काम अब कई दफ़ा कर लिया है, बहरहाल अगर हमने ये देखें कि अगर चार्ज को किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन जो ज़ाहिर है कि इट वुड बी एफ डॉट डी। और ज़ाहिर है चार्ज को अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो हमारे अप्लाइड फोर्स है इट मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे अगर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो F की जगह अगर हम डालेंगे QE, तो
फोर्स जो है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यू ई के बराबर होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो डेल्टा आर है, और जाहिर है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं, तो हमारे सामने -1 आ गया cos 180 की वजह से। तो जो नेट वर्क डन है टर्न्स आउट टू बी माइनस क्यू ई डेल्टा आर। और यहाँ पे अगर हम जो है दोनों साइड पे इक्वेशन को Q से डिवाइड करें तो आपके सामने वर्क डन ओवर चार्ज आ जाएगा माइनस ई डेल्टा आर। और वर्क डन ओवर चार्ज लेकिन हमें पता है कि बराबर किसके होता है, ये तो बाय डेफिनेशन बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे इक्वेशन में रिप्लेस करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से W/Q को, और डेल्टा आर को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन है हम जो सीख कर रहे थे, जो हमारा इस आर्टिकल का मकसद था, वो आ गया हमारे सामने। ई बराबर है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अच्छा, अब यहाँ पे बुक में तो यहीं पे करके ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे सवाल जो है वो स्टूडेंट्स के जहनों में यहाँ पे छोड़ देती है। यहाँ पे इस आर्टिकल्स में इस इक्वेशन की पूरी तरह से अहमियत जो है वो वाज़ेह नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही है हमें। तो उस पर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अगली स्लाइड में। तो ये रिलेशन जो हमने ड्राइव किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो है सही अहमियत जो लोग आर्टिकल नहीं आपको सही तरह से बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें जो छोटी सी चीज़ है उससे शुरू करते हैं। हमारे सामने एक ऑल्टरनेट यूनिट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए कि एक ऑल्टरनेट फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये वो फार्मूला क्या है, वोल्ट पर मीटर, इसलिए कि डेल्टा वी व डेल्टा आर है तो वोल्ट पर मीटर आ गया। पहले हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो एक फील्ड के एक चीज़ पैरामीटर का हमें पता है एक से ज़्यादा नहीं हो सकते यूनिट, इसका मतलब है कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम जो है वो असल में एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप से हम आराम से साबित कर सकते हैं कि दोनों इंडीड दे आर सेम। ये फ़िलहाल हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये कि आपके सामने जो है एक नया यूनिट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, लेकिन जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है, इक्वेशन में आप देखें दो क्वांटिटीज़, एक जो है स्केलर है v और एक वेक्टर, दे आर रिलेटेड। यूजुअली स्केलर और वेक्टर को हम आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे E जो है वो सिंपली V के बराबर नहीं है, बल्कि E बराबर है डेल्टा V ओवर डेल्टा आर के। डेल्टा V ओवर डेल्टा आर जो वो ग्रेडियंट है पोटेंशियल का। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि इट इज़ मैक्सिमम रेट ऑफ चार्ज चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट कोई आम चीज़ नहीं होती है, कॉमन चीज़ नहीं है। जिस डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी सबसे तेज़ी से चेंज हो रही है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिक डायरेक्शन होती है, इसलिए लिहाजा इसको वेक्टर के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर है वो बराबर है या हो सकती है टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बट नॉट द पोटेंशियल। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है, इस पॉइंट को मज़ीद जो है वो इलस्ट्रेट करने के लिए राइट साइड में आप देख रहे हैं कि फिगर में मैंने आपको एक कमरे की तस्वीर दिखाई हुई है। यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो कलर चेंज हो रहे हैं। कमरे के आप देखेंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हीटर जल रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ग्रेजुअली टेम्परेचर कम हो रहे हैं, हर तरफ कम हो रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन मैंने आपको रेड लाइन दिखाई हुई है इस डायरेक्शन में टेम्परेचर जो है वो सबसे तेज़ी से कम हो रहा है। ये जो किनारा है कमरे का ये सबसे ज़्यादा ठंडा है, ये जो नीचे वाला किनारा है ये सबसे ज़्यादा गर्म है। ये लाइन बता रही है आपको ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर की डायरेक्शन। ये देखें सिंगल यूनिट डायरेक्शन है, हालांकि टेम्परेचर चेंज बेशक हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो इस डायरेक्शन में। तो ये यूनिक डायरेक्शन जो है ये ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर की है। इसी तरह से बेशक स्केलर फील्ड है पोटेंशियल, हर पॉइंट पे स्पेस में पोटेंशियल होगा, लेकिन जो पोटेंशियल चेंज होने की रफ्तार है वो मैक्सिमम होगी किसी एक डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन की जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ख़त्म करने से पहले जो आपके सामने कुछ सवाल हैं, आपको MCQs करने हैं 8, 9, 10 और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं 4, 6, 7, यहाँ पे अभी तक के काम से हो सकते हैं। और 4 प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के 8, 9, 10, 11, ये भी हम कर सकते हैं।
ये आप जो है करेंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम अगले लेक्चर से पहले ये काम आपने किया। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।